कि तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। मैं तू सपने बड़े देखना पूरे करके मैं दिखाऊंगा। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ जी, समय हो चुका है हमारे जीके के क्लास का। तो हमारे भविष्य के सभी जवान चलिए फटाफट आप लोग अपने क्लास पे आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो आज के इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी से इंडियन रिवर्स का जो है इतिहास देखने वाले हैं। इंडियन रिवर्स की पूरी डिटेल स्टडी हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए यूट्यूब पे अभी हमें नहीं लगता है कि डिफेंस में जीके कोई डिटेल में कराता है, लेकिन मैं यदि करा रहा हूँ तो उसका फ़ायदा लीजिए। डिटेल में आपको करा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद आपको मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस करा देता हूं उसी चैप्टर से संबंधित, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आपकी तैयारी बेहतर होनी शुरू हो जाए। देखिए जब तक सपने बड़े नहीं देखेंगे तब तक सफलता हाथ नहीं लगेगी। तो अगर सफलता चाहिए तो उसके लिए सपने बड़े देखने पड़ेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। बने रहेगा हमारे साथ में इस क्लास के अंत तक, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे छूट ना सके, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक पॉइंट यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। हाँ जी भाई, तो अब यहाँ पे जरा आप ध्यान दीजिएगा कि अनअकैडमी पे 29 दिसंबर से पैंथर एनडीए बैच कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स मिलकर के आपके एग्जाम की तैयारी कराने वाले हैं 2021 बैच के लिए। और साथ में आप ये जरा देख लीजिएगा, ये एक बैच जो कि 30 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जो कि अचीवर्स एनडीए कंप्लीट बैच कोर्स है 2021 के लिए। तो जो भी कैंडिडेट एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी डेफिनेटली यहाँ से बेस्ट हो जाने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ के ओवर ऑल इंडिया के जो है टॉप एजुकेटर्स जो है अवेलेबल हैं, जो आपकी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं एनडीए के लिए। और इतना ही नहीं है, आप चाहें तो एयरफोर्स, नेवी, साथ में एफकेट, सीडीएस की भी यहाँ से जो है बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। कोस्ट गार्ड की भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मतलब जो कुछ भी आप पैसा दे रहे हैं, ये समझ लीजिए कि उसके डबल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उससे डबल सीखने को मिलेगा। तो आप भी जो है अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज बाय करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर अपने आपको रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप रेफरल कोड में स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, ताकि जब कभी भी आप जो है प्लस कोर्सेज बाय करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ में इन एजुकेटर्स की जो स्पेशल क्लासेस डेली चलती हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, वो भी आप देख पाएंगे। सो प्लीज़ जाइए अपने आप को रजिस्टर करिए अनअकैडमी पे, रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लीजिएगा। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी भाई, तो सबसे पहली नदी है सिंधु नदी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो कुछ भी इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन बन जाए कोई नहीं जानता है। और एक पॉइंट भी ऐसा मैं नहीं आपको बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन ना बने। एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सिंधु नदी के बारे में सबसे पहले दिया गया है कि सिंधु नदी को इंडस नदी भी कहा जाता है, एग्जाम में आ चुका है। अगला, इस नदी का उद्गम जो है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुआ है, ठीक है। सिंधु नदी तिब्बत, भारत तथा पाकिस्तान में बहते हुए कहाँ पे जाके मिलती है? अरब सागर में मिलती है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 2880 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 992 किलोमीटर, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां। हर बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हर बार पूछ दिया जाता है कि इस नदी की सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं दोस्तों? झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है, ठीक है। जो पढ़ने वाले हैं सिर्फ वही क्लास पे रुकेंगे, वरना आप जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं खुद ही जो है कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ डिटेल में। जो है हमें नहीं लगता डिफेंस में डिटेल में जीके अभी कोई करा रहा होगा। चलिए, उसके बाद दिया गया है झेलम नदी। झेलम नदी के बारे में दिया गया है कि झेलम नदी का उद्गम जो है कश्मीर घाटी के शेषनाग झील के निकट बेरनाग नाम का स्थान से हुआ है। वुलर झील में मिलने के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा चिनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है, याद कर लीजिएगा। प्रत्येक नदियों का जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा एक भी छूटना नहीं चाहिए। अगला है आपका ब्यास नदी। ब्यास नदी के बारे में क्या दिया गया है? इस नदी का उद्गम जो है हिमालय के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से हुआ है। इसकी लंबाई कुल कितनी है? 470 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कुल जो है 470 किलोमीटर की लंबाई तय करते हुए पंजाब में सतलज नदी में जाके मिलती है, याद कर लीजिएगा। अगला है चिनाब नदी, देख लीजिएगा। चिनाब नदी के बारे में दिया गया है कि चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारालाचा दर्रे से निकलती है। ये पीर पंजाल के समांतर बहते हुए किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है, ठीक है। पूछ सकता है कि कौन सी नदी जो है गहरा गार्ज बनाती है, कहाँ पे, किसमें? देख लीजिएगा, किसमें? पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी नदी जो है पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद दिया गया है भारत में चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी में मिल जाती है, ठीक है। नीचे आ जाइए। अगली नदी आपकी रावी नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। रावी नदी के बारे में क्या दिया गया है? रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है।
ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवं पाकिस्तान के मुल्तान के समीप चिनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। ठीक है, नीचे आ जाइए। अगली नदी है आपकी सतलज नदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सतलज नदी का उद्गम जो है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट हर राक्षस ताल से हुआ है। ये नदी अपने उद्गम स्थल से 1500 किलोमीटर दूरी तय करके पाकिस्तान के चिनाब नदी में मिलती है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। भारत में सतलज नदी जो है, नदी की लंबाई लगभग कितनी है? 1050 किलोमीटर। प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पे स्थित है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ सीधे बन गया। ठीक है, एक तो इसकी भारत में लंबाई देख लीजिए 1050 किलोमीटर सतलज नदी की, और इस पे कौन सा जो है प्रसिद्ध बांध है? भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है गंगा नदी, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के गौमुख हिमनद के जो है हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। हर बार पूछता है। ठीक है, तो गंगा नदी का जो है उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड के गौमुख हिमनद के निकट में है। ठीक है, चलिए उसके बाद दिया गया है वास्तव में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के देवप्रयाग मिलने पर, ठीक है, ये गंगा नदी कहलाती है। अब देखिए उसके बाद दिया गया है इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती है। तो कहाँ पे जो है गंगा यमुना से मिलती है? इलाहाबाद के निकट, जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए, ठीक है, बढ़ते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ पे इसे पद्मा कहा जाता है। तो एग्जाम में एक बार नहीं हजारों बार नेवी में भी पूछा गया है, एयरफोर्स में भी पूछा गया है और कोस्ट गार्ड में भी पूछा गया है कि जो किस नदी को जो है पद्मा कहा जाता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा गंगा नदी को ही पद्मा कहा जाता है। क्यों? और इसका नाम कहाँ पे जाके पद्मा होता है? जब ये जो है गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हुए जब ये बांग्लादेश में जब जो है प्रवेश करती है, तब इसका नाम वहाँ पे पद्मा हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए बांग्लादेश में समुद्र में मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। तो इसका नाम क्या हो जाता है? जहाँ पे ये बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी से गंगा नदी मिली है, तो उसका नाम वहाँ पे क्या हो गया? मेघना। सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, मेघना नाम हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, पद्मा, मेघना, ये सब गंगा नदी का नाम है। उसके बाद है गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। कितना है? 2510 किलोमीटर। नीचे आ जाइए। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन का डेल्टा भी निर्माण करती है। याद करना है आपको, देख लीजिए हर बार जो है क्वेश्चन पूछता है सुंदरवन डेल्टा से। ठीक है, कौन सी नदियां मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं? ठीक है, तो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां देख लीजिएगा, यमुना है, सोना है, रामगंगा है, घाघरा है, कोसी और गंडक है। ठीक है, गंडक तो हमारे ही गांव से बहती है, छोटी गंडक जो है हमारे वहाँ है। अगला है आपका यमुना नदी, देख लीजिएगा। यमुना नदी जो है गंगा की नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, तो यमुना जो है वो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है। ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ट्रिक आप देख सकते हैं। ठीक है, यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर। अगर पूछता है कि यमुना का जो है उद्गम स्थल क्या है, तो आप कह सकते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगला है जो बंदरपूंछ पहाड़ी पर स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? यमुनोत्री ग्लेशियर, ये आपके बंदरपूंछ पहाड़ी पे स्थित है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे बड़े शहर है। आप देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो यमुना नदी के किनारे कौन से बड़े शहर हैं? दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, ऐसे बहुत सारे बड़े शहर हैं। ठीक है, ये लगभग 1375 किलोमीटर का सफर तय करते हुए इलाहाबाद के निकट प्रयाग में गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, अब देखिएगा एक वीडियो मैं आपको अलग से करा दूंगा, जिसमें ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद दिया गया है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से टॉन्स, चंबल, बेतवा, केन तथा काली सिंह आदि शामिल है। ठीक है, अब देखिए यमुना नदी को भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए। चंबल नदी, अब तो वो साफ हो गया है, काफी साफ हो गया है। ठीक ना, अगला चंबल नदी है। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की लंबाई लगभग जो है 950 किलोमीटर है। ये नदी बीहड़ों यानी गड्ढों का निर्माण करती है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी नदी जो है गड्ढों का निर्माण करती है, तो कौन सी नदी गड्ढों का निर्माण करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है? चंबल नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? लगभग इसकी टोटल लंबाई लगभग 950 किलोमीटर है। ठीक है, अगली जो नदी है वो आपकी घाघरा नदी है। कौन सी नदी है? घाघरा नदी। तो दिया गया है इस नदी का उद्गम जो है ममचाचुंग ग्लेशियर से हुआ है, जो तिब्बत के पठार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देख लीजिएगा किस ग्लेशियर से हुआ है घाघरा नदी का उद्गम?
मपचाचुंग ग्लेशियर से हुआ है, जो कि कहाँ पे है, जो कि तिब्बत के पठार में स्थित है। ये नेपाल के मध्य से बहती है, हिमालय तथा शिवालिका श्रेणियों को पार करते हुए समय यह राशि पानी नामक स्थान पर गहरी संकीर्ण घाटी का निर्माण करती है। घाघरा नदी बिहार में छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। और साथ में दिया गया है इस नदी की लंबाई कितनी है, लगभग 1200 मीटर है, ठीक है। कितनी है, 1200 मीटर, सॉरी मीटर नहीं होगा यार, देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आप ये डाउटफुल है, कल मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा। 1200 मीटर है, 1200 किलोमीटर, मीटर तो नहीं होगा, ठीक है, किलोमीटर ही होगा, मैं देख लूंगा, कल आपको क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग थोड़ा इस पे जो है इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कल मैं आपको इसको बता दूंगा कि, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए, अगला है आपका गोमती नदी। गोमती नदी जो है, गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। नीचे आ जाइए, अगला है आपका गंडक नदी, जो हमारे वहाँ से बहती है, छोटी गंडक हमारे वहाँ ही है, ठीक है। तो इस नदी का उद्गम जो है नेपाल तिब्बत की सीमावर्ती पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ है। नेपाल में इस नदी को सालीगर्मी तथा नारायणी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार, देखिए उत्तर प्रदेश आ गया ना, और वैसे भी हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा में बहते हुए ये नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए मैंने आपसे कहा भी कि गंगा की सहायक नदी है। तो गंडक नदी की लंबाई लगभग 425 किलोमीटर है। कितना है, 425 किलोमीटर। उसके बाद कोसी नदी देख लीजिएगा। तो कोसी नदी का उद्गम प्रारंभिक रूप में 7 धाराओं से हुआ है, जो नेपाल, हिमालय तथा कंचनजंगा पर्वत से निकलती है, ठीक है। इन धाराओं में सबसे बड़ी धारा का नाम है अरुण। याद कर लीजिएगा कितनी प्रकार की धाराओं से जो है कोसी नदी का निर्माण हुआ है, 7 प्रकार की धाराओं से, ठीक है। और ये धाराएं कहाँ कहाँ से निकलती हैं, नेपाल, हिमालय तथा कंचनजंगा पर्वत से निकलती हैं, ठीक है। और इन धाराओं का में जो है सबसे बड़ी धारा कौन सी है, अरुण नाम है सबसे बड़ी धारा का, जो माउंट एवरेस्ट के पास से निकलती है। बिहार के मैदानी भागों में बहते हुए ये नदी क्या है, भागलपुर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी की लंबाई जो है लगभग कितना है, 750 किलोमीटर है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं भयंकर बाढ़ के लिए कुख्यात है। हमेशा बिहार में जो है बाढ़ लाती रहती है कोसी नदी। ये प्रतिवर्ष बिहार में जनधन की अपार क्षति पहुंचाती है। देखिए सही हुआ ना। अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार आपके एग्जाम में आता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो याद कर लीजिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर के पठार में स्थित पलामू पहाड़ी से हुआ है। ये झारखंड से बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तथा हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में बाढ़ से भारी तबाही लाती है, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, हर बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यदि नहीं याद होगा तो फिर आप जाने, आपका काम जाने, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो हर बार आ जाते हैं, ठीक है। तो किस नदी को जो है पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को। इतने डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा। आगे दिया गया इस नदी का पर जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित है। अब देख लीजिएगा, इसी दामोदर नदी पे दामोदर नदी घाटी परियोजना भी संचालित है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, जो अमेरिका की टेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, ठीक है। अब बेतवा नदी देख लीजिए, बेतवा नदी दिया गया। बेतवा नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है। ये रायसेन जिले में स्थित कुमार गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इस नदी की लंबाई 475 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी मिल जाती है। यमुना नदी में जो है जाके बेतवा नदी मिलती है। इस नदी पर माता टिलायम राजघाट बांध निर्मित है, ठीक है। अगला आपका जो है वो सोन नदी है। क्या दिया गया है, सोन नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। ये मध्य प्रदेश के रीवा एवं सीधी जिले से बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। हाँ जी, देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तथा पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की लंबाई लगभग 775 किलोमीटर है। इस नदी पर बाण सागर परियोजना एवं रिहंद परियोजना, देखिए ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं। बाण सागर परियोजना और रिहंद परियोजना हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इसको। चलिए नीचे आ जाइए, अगला दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील में हुआ है, ठीक है, मानसरोवर झील से हुआ है। इस नदी का उद्गम स्थल समुद्र तल से 5105 जो है फीट ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, बेहद महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, सांगपो नाम से। ये एग्जाम में एक बार नहीं हजारों बार आ चुका है। तथा भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने के बाद ये दिहांग कहलाती है, ठीक है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है तथा बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है।
गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद दोनों की सम्मिलित धाराओं को मेघना कहते हैं, जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा भारत में ये 916 किलोमीटर लंबी है। इस नदी पर असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजेली द्वीप स्थित है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये अपने उद्गम स्थान से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई गुजरात में भदौच के निकट खेताब की खाड़ी में गिरती है। आगे दिया गया है नर्मदा नदी पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये एक्स्यूरी का निर्माण करती है। एक्स्यूरी मैंने आपको पढ़ाया था, एक्स्यूरी क्या होता है, जिन लोगों को पता होगा वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, कई बार आपको बता चुका हूँ कि एक्स्यूरी क्या होता है। इस नदी पे इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर एवं सरदार सरोवर परियोजना देख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए 3 परियोजनाएं आपको मैंने बताया। इंदिरा सागर परियोजना इसी नदी पे है, ओंकारेश्वर परियोजना इसी नदी पे है और सरदार पटेल जो है सरोवर परियोजना इसी नदी पे है। ठीक है, अगला आपका ताप्ती नदी। इस नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से हुआ है। ठीक है, ताप्ती नदी पश्चिम की ओर नर्मदा नदी के समांतर बहती हुई गुजरात में सूरत के निकट खंभात की कड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं महानदी, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित सिंघवा पहाड़ी से होता है। ये नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में 857 किलोमीटर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, महानदी की बात कर रहे हैं। इस नदी पे उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर ही। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध जो है हीराकुंड बांध जो है इसी नदी महानदी पे बना हुआ है। उसके बाद है आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, इस नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अपने विशाल आकार के कारण इस नदी को दक्षिण की गंगा एवं वृहत गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पैनगंगा। ठीक है, पैनगंगा मैंने आप सभी को पढ़ाया था। ठीक है, पैनगंगा और वैनगंगा। जब मैं आपको ये जो प्रैक्टिस सेट में जीके का बना रहा हूँ चैप्टर वाइज, जब वो आपको मिलेगा, जब आप वो देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि वास्तव में जो है पैनगंगा मतलब वहाँ पे सब कुछ मैंने सारा जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन सम्मिलित किया, उसमें सारे ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो वो आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अभी डिटेल कर लीजिए। ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के पठार को पार करती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, नीचे आ जाइए। उसके बाद है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर निकट एक झरने से निकलती है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहते हुए विजयवाड़ा के निकट विभिन्न शाखाओं में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की याद कर लीजिएगा। कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर परियोजना तथा सैलम परियोजना, दोनों की दोनों परियोजनाएं याद कर लीजिएगा, बार बार नहीं बताऊंगा। उसके बाद है कावेरी नदी, और शायद ये हमारी अंतिम नदी है, इसके बाद देखेंगे कौन सी नदी है। तो कावेरी नदी के बारे में दिया गया है। कावेरी नदी का उद्गम जो है कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है। कावेरी नदी में प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, जलप्रपात हमेशा एग्जाम में आता है। उसके बाद दिया गया ये नदी 800 किलोमीटर दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। उसके बाद श्रीपा नदी है। श्रीपा नदी देख लीजिएगा थोड़ा। श्रीपा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकरी बरड़ी पहाड़ी से निकलती है। इस नदी के किनारे उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। एग्जाम में आ सकता है कि महाकालेश्वर मंदिर यानी उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किस नदी के? श्रीपा नदी। ठीक है, यहाँ प्रत्येक वर्ष 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, यहीं पे। चलिए आगे है माही नदी। तो माही नदी के बारे में दिया गया है। इस नदी का उद्गम जो है अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है तथा ये गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो फाइनली अब जो है लास्ट है आपका साबरमती नदी। साबरमती नदी देख लीजिए। साबरमती राजस्थान के उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे अहमदाबाद, गांधीनगर बसे हुए हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए। सो फाइनली यहाँ तक जो है ये हमारा लास्ट था। अब इसके बाद कोई नदी नहीं बची है। यदि आपकी नज़र में ऐसा लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट नदी है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, उसके बारे में नहीं बताया, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करना है कि सारी नदियों से संबंधित ऑप्शनल क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो नियर अबाउट मैं आपको कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल कराऊंगा। ठीक है, नदियों से संबंधित। तो प्लीज़ कल का क्लास लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी आज का क्लास पसंद आया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला क्लास नहीं देख पाएंगे अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं रहेगा तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और पिछली क्लासेस यदि आपने नहीं देखी है, जो मैंने मिट्टी वाली कराई थी इंडियन सॉइल्स की, वो जाके आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। ठीक है,
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।